हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। दोस्तों, आज की यह घटना हमारे साथ शेयर की है रमन जी ने। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रमन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। आज जब ऑफिस आया तो कुछ अनमना सा था। किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। जब ऑफिस से निकलने वाला था कि घर से फोन आया। रमन की बहन सरला का। वह रो रही थी। क्या हुआ सरला, तुम रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठा जा रहा था। भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीखा। कब, कैसे? रमन ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर के आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने सीवियर हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूँ, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। उसके रूममेट ने पूछा तो उसने जल्दी पूरी वास्तुस्थिति बताई। छुट्टी का आवेदन स्मर को पकड़ाया, फिर ऑटो बुलाकर निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। शाम से ही बारिश के आसार थे। काले बादल आसमान में घूमड़ रहे थे। हवा और बादलों का खेल चल रहा था। 8:30 बज गए थे। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते अचानक अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और शाम से लुका छुपी करते बादल वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसाने लगे। शहर की बिजली गुल हो गई। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले अपनी अपनी दुकान समेट भाग लिए। बस 4-6 ही यात्री बस स्टैंड पर थे जिन्हें इस समय बहुत जरूरी था अपने गंतव्य पर जाना। एकदम सुनसान डरावना वातावरण लग रहा था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया था। सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डाल भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की थी। 2 भाई और एक बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़े भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी ने उनकी शादी कर दी कि बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगत छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन को नौकरी मिल गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी वो विचारों के समंदर में गोता लगा ही रहा था। बारिश जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निगल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और कर्कश हॉर्न से वह हड़बड़ाकर अपने पिता के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। जब कोई बस अब नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 वाली बस है क्या? भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा। कंडक्टर ने हाँ, बैठ जाओ। रमन बस में चढ़ गया। अंधेरा गुप्त था। कुछ यात्री पहले से बैठे थे। बस मिलते मिलते रात के 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। जब सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा अब तो 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। रमन ने उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक टिकट बनाने को जैसे ही कहा, वह चौंक गया। कंडक्टर के हाथ खूब लंबे लंबे, नाखून, मुंह आधा जला, आंख नहीं थी। रमन की हालत खराब हो गई। डर से थरथर कांपने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पलट कर देखा। सभी यात्री उसकी ओर बढ़े जा रहे थे। उस सबके यह सब भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख, किसी का एक हाथ गायब। बड़ा ही डरावना दृश्य था।
अचानक भयंकर हंसी गूंजी और वो कंडक्टर घुर्राया। अब तुम नहीं बचोगे। हा हा हा। भयानक हंसी बस में गूंज उठी। अचानक रमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने खींच कर उसे जोर से बस से बाहर धकेल दिया। सुबह हुई। रमन की आंख खुली, वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसका सर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था और रात की घटना को सोचकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सही सलामत है। चलती बस से धकेलने पर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी एक कार गुजरी। उसने बैठे व्यक्ति ने जब रमन को सड़क किनारे बैठे देखा तो कार रोक के पास आया। राहगीर, क्यों भाई, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? रमन ने बताया कि कल रात मैं एक बस से भरतपुर जा रहा था। वो बस शायद भूतहा थी या मेरा भ्रम होगा। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। पता नहीं कैसे मैं गिर गया और मुझे तो पिताजी की अंत्येष्टि में जाना है। देर हो रही है। धीरे से रमन बुदबुदाया। इस व्यक्ति ने सहारा देकर रमन को उठाया। उसने कहा, मैं भी भरतपुर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। रमन उसके साथ उसकी कार में बैठ गया। उसने बताया, मैं विवेक, मैं भरतपुर में ही रहता हूँ। पेशे से वकील हूँ। वैसे मैं इस रास्ते से भी आता नहीं। मैंने लोगों से सुना है कि रात को करीब 11 बजे एक 23 नंबर की बस गुजरती है। वो भूतहा बस है। जो उसमें चढ़ता है वो बचता नहीं या कहीं लापता हो जाता है, क्योंकि उसकी लाश भी नहीं मिलती। विवेक की मदद से रमन भरतपुर पहुंच गया। विवेक ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि कभी भी कोई काम हो तो उससे संपर्क कर सकता है। बहन का रो रो कर बुरा हाल था। रमन का ही इंतजार हो रहा था। गांव वालों की मदद से अंतिम विधि की सामग्री का इंतजार हुआ था। बड़े भाई ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसके पास रुपए नहीं हैं। रमन ने ही पिता का दाह संस्कार किया। रात जब वो अकेले बाहर लेटा था तो हिंदू संस्कृति में जो शव को अग्नि देता है उसे कुछ विधियों का पालन करना होता है। तभी एक साया सामने दिखा। वो चीखने ही वाला था, तभी पिता की आवाज उभरी, बेटा रमन। रमन रोने लगा। जो आंसू अभी तक उसने दबा कर रखे थे, अब वो बांध सैलाब बन बह चले। पिताजी, आप हमें अकेला करके क्यों चले गए? बेटा, मैं मरा नहीं, मार दिया गया, पिता ने कहा। रमन के मुंह से निकला, क्या? बेटा, तुझे मालूम ही है कि तेरा भाई सुरेश गलत संगत में पड़ गया था। श्याम मुझसे ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी तुम लोगों की। मैं तुम लोगों की मां नहीं बन पाया, इसलिए ही तो सुरेश बिगड़ गया, पिता ने कहा। नहीं पिताजी, अब आपने हम तीनों को ही मां की कमी नहीं खलने दी। आप चाहते तो दूसरी गृहस्थी बसा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, रमन ने कहा। रमन बेटा, मैंने सुरेश को सुधारने की हर संभव कोशिश की। कई जगह प्रयास कर उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं टिका। दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता, शाम को दारू पीता। मैंने सोचा कि शादी कर दूं तो शायद सुधर जाएगा। जिम्मेदारियों का बोझ बड़े बड़ों को सुधार देता है। मेरे दोस्त की बेटी पीहू, जो काफी समझदार संस्कृत थी, और उसे इस नालायक के लिए दुल्हन बना लाया। कोयले को मैंने सोना पकड़ा दिया। बेचारी की किस्मत मेरी वजह से खराब हो गई। जब से ब्याह कर आई, वो मेरी देखभाल के लिए कभी मायके नहीं गई। मायके वाले जब मिलने आते हैं तो उसे देख वो भांप ही नहीं पाते कि वो कितनी दुखी है। बेटा, मैं धन्य था कि मुझे सरला से भी ज्यादा चाहने वाली बेटी समान बहू मिली थी, लेकिन शादी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझसे पैसे लेने के लिए तेरी भाभी को ही हथियार
बनाता ताकि मुझ पर दबाव पड़े और मैं उसके अनाप शनाप खर्चों के लिए पैसे दूं। मैं उसे पैसे दे दिया करता, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा। वो मेरी कमजोरी समझकर बहू को मोहरा बना रहा है। मैंने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनाई, जिसमें 3 भाग किए, तेरी भाभी, तुम्हारा और सरला का। सरला को मैंने रुपए देने को कहे थे। अचल संपत्ति में तुम्हारा और भाभी का आधा था, ताकि मेरे बाद भाभी के पास संपत्ति रहे और तुम्हारा भाई उड़ा न सके। और वसीयत मैंने अपने दोस्त मुरारी के पास रखवाया दिया था। लेकिन जब सुरेश को ये खबर कहीं से मिली तो वह मुझसे झगड़ने लगा। घर में रात दिन कलेश होने लगा। उसने वसीयत मुझसे मांगी। मैंने उसे नहीं बताया कि कहाँ रखी है। 2-4 दिन उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया वसीयत की तलाश में। 1-2 दिन वो बहुत अच्छे से रहा, जिससे लगे कि वह सुधर गया हो। उसके इन हथकंडों से जब बात नहीं बनी तो एक दिन वह फर्जी वसीयत बनवा लाया और मेरे हस्ताक्षर के लिए जोर डालने लगा। मैंने साइन करने से जब इनकार किया तो वह कहीं से किरासन तेल ले आया और तेरी भाभी पर डाल आग लगाने लगा। तब मैंने डर से दस्तखत कर दिए। उस फर्जी वसीयत में पूरी जायदाद उसने अपने नाम लिखी थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। मैं नीचे गिर गया। बहू घबरा कर सबको बुलाने लगी। तब तक सुरेश ने मेरा मुंह तकिए से दबा दिया। यही कहानी है बेटा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम लोगों को तुम्हारा हक ना मिल जाए। तभी मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करना, और हाँ, अपनी भाभी से पूछना अगर वो तलाक लेना चाहती है तो ले लेना। मैंने कई बार पूछा था, लेकिन उसने ना कह दिया था। उस जानवर के साथ अपनी जिंदगी ना बर्बाद करे, पिता ने कहा। ठीक है पिताजी, रमन ने कहा। पर पिताजी, सरला ने तो बताया कि डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। रमन के पास अभी बहुत सवाल थे। हाँ बेटा, उसने डॉक्टर को भी पैसा दिया था और गांव में कहा पोस्टमार्टम करता है कोई। सभी के सामने उसने दुखी होने का खूब नाटक खेला। पिताजी, मैं जब बस से आ रहा था तो मुझे बचाने वाले आप थे क्या? हाँ बेटा, जिस बस से तुम घर के चले थे वो भूतहा बस थी। करीब 4 साल पहले उस बस में आग लग गई थी। सभी यात्री जलकर मर गए थे। हर किसी में कुछ न कुछ वासना थी। सभी अकाल मृत्यु के आगोश में आ गए थे। इसलिए वो हर किसी राहगीर को, यात्री को अपना शिकार बनाते हैं। जब उन्हें इस खेल में मजा आता है, थोड़ी देर बाद वो साया गायब हो गया। रमन ने पूरे विधि विधान से 10वां 13वीं की रस्में पूरी की, लेकिन उसे पता था कि पिताजी यही हैं। उनका शरीर ही पंचतत्वों में विलीन हुआ है, लेकिन आत्मा यही है। 13वीं के बाद विवेक को बुला असली वसीयत रमन ने अदालत में पेश कर नकली वसीयत को खारिज करा दिया। रमन ने भाभी से पूछा, भाभी क्या आप भैया के साथ रहना चाहती हैं? हाँ देवर जी, पिताजी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। आज नहीं कल आपके भैया सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। शर्म के मारे सुरेश को कई दिनों से घर नहीं लौटा था। अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पिताजी के बिना ये घर काटने को दौड़ता है। वे ही में हमारे संबल थे। पीहू की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है भाभी, आप जैसा चाहें। सरला भी अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी। काफी दिनों से बच्चों को ससुराल में छोड़कर आई थी। बैंक जाकर रमन ने सरला का हिस्सा भी उसे दे दिया। उसका मन शांत था। वह अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। रात जब वो गहरी नींद के आगोश में था तो एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और उसमें से पिता का प्रसन्न मुर्दा में चेहरा उभरा। थोड़ी देर में वह प्रकाश पुंज
अंतरिक्ष में गायब हो गया। भाभी, मायके चलना है, चलो, मैं छोड़ दूंगा, मैं प्रयाग जा रहा हूँ पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करने। तो दोस्तों, यह था एक पिता का अपने पुत्र से प्यार। दोस्तों, यदि आपको यह घटना, यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।